ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। उसके अंदर हमने कल का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने स्टार्ट क्या किया था, हमने अपनी ग्लूकोनेओजेनेसिस स्टार्ट की थी। ठीक है, कल हमने पढ़ा क्या क्या था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आते हैं इसके सबस्ट्रेट या कौन कौन से सोर्सेज हैं जो ग्लूकोनेओजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी साइट देखी थी कि किधर हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या क्या डिस्कस किया था। हमने सबसे पहले हमने कन्वर्जन देखनी थी किसकी, पायरुवेट की इनटू पेप में, क्योंकि सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, इसलिए हमें 4 स्टेप रिएक्शन करके देन इसको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ा। वो 4 स्टेप रिएक्शन हमने देखा था, उसके एंजाइम थोड़े नखरे वाले थे। ठीक है, वो आपको अगर किसी को याद हो तो सबसे पहले हमने पायरुवेट को कन्वर्ट किया था इनटू ऑक्सालो एसीटेट। ठीक है, उसको ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए था, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का हमने जिक्र किया था कि वो बहुत नखरे वाला एंजाइम है। ठीक है, वो इतना नखरे वाला है ना, वो कहता है कि जब तक मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा। सबसे पहली उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बायोटीन ला के दो। ठीक है, दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे लिए एटीपी को तोड़ो। ठीक है, एटीपी हाइड्रोलिसिस उसके लिए करनी पड़ती थी ना, एटीपी को तोड़ो। तीसरी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करो। ठीक है, चौथा था उसकी रिक्वायरमेंट कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बॉडी के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए होना चाहिए, वो यहाँ पे पीछे से मुझे सपोर्ट करता रहे, देन मैं काम करूंगा। ठीक है, ये आपके पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के नखरे थे। ठीक है, उसके बाद जब हमने ऑक्सालो एसीटेट बना लिया था, देन हमने डिस्कस किया था कि ये ऑक्सालो एसीटेट जो है हमारे पास, ये आगे हमने कन्वर्ट करना होता है पेप में। ठीक है, लेकिन ये होता ही है कि ये वाला ऑक्सालो एसीटेट तो पड़ा हुआ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और इसका जो आइसोजाइम हमने यूज करना है इस पेप को बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं पेप सी के। ठीक है, पेप सी के पेप कार्बोक्सी काइनेज होता है। ठीक है, उसने जीटीपी को यूज करना है एज फॉस्फेट सोर्स, और जो है जीटीपी को तोड़ के उसका फॉस्फेट अटैच करना होता है ना, देन पेप बनता है। तो अब ये पड़ा हुआ है साइटोसोल में और ये है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए इसको बाहर निकालने के लिए हमने एक तरीका बनाया था कि इसको पहले हम मेलेट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मेलेट आपके पास जो होता है वो क्रॉस कर सकता है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, वो क्रॉस करके बाहर आएगा, तो बाहर आके दोबारा मेलेट ऑक्सालो एसीटेट में कन्वर्ट होगा और देन वो पेप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये हमने कल की कहानी जो थी वो हमने डिस्कस की थी। अच्छा, कल हमने ये चीज डिस्कस की थी और हमने कहा था कि बाकी सारे जो है ना 7 स्टेप्स जो होते हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस के, 7 स्टेप्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, वो उनमें वही एंजाइम यूज होते हैं और वो रिवर्सिबल होके अपनी इनिशियल स्टेट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसके ये जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप है ना, रौला इन्होंने डालना है। पहला हमने इरिवर्सिबल स्टेप तो हमने रिवर कर लिया, उसका बाईपास निकाल लिया। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे इरिवर्सिबल स्टेप पे, जो हमारे पास था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन हमने उसमें की थी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ठीक है, ये वाला काम हमने किया था। हमने कहा था ये स्टेप में हमारे पास एंजाइम यूज होता है PFK1 एंजाइम, नहीं फॉस्फो, हाँ यही था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंजाइम था ना। ये नॉर्मली हमारा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप था। ठीक है, लेकिन अब हमने जब इसको इस फॉर्म में लाना है तो हम इस एंजाइम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें एंजाइम बदलना पड़ता है, कहानी बदलनी पड़ती है। ठीक है, उसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को अगर हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियसली एक फॉस्फेट निकाल रहे हैं ना हम जो उसके फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ था। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 का मतलब ये शो कर रहा है कि फ्रक्टोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं ना, एक फॉस्फेट उसके पहले कार्बन पे लगा हुआ है और एक फॉस्फेट उसके छठे कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, अब पहले कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ना, उसको हमने रिमूव करना है ताकि छठे वाला सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप रह जाए और जो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है ना फॉस्फेट ग्रुप, वो रिमूव हो जाए। अब जब हमने फॉस्फेट को रिमूव करना है तो हमें फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए ना कोई, तो उसके लिए हम एंजाइम बदलते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, फॉस्फेटेज, ठीक हो गया।
अब ये जो फॉस्फेटेज एंजाइम है ना, इसने क्या करना है, वाटर इसमें ऐड होना है, ठीक है, और आपका फॉस्फेट ग्रुप निकल जाना है बाहर। ठीक हो गया, ये वाली कहानी चलनी है आपके इस स्टेप में। लेकिन मैंने आपको जब ग्लाइकोलिसिस में ये वाला स्टेप पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, तो कुछ चीजें थी जो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी। ठीक है, उसमें ग्लाइकोलिसिस में पॉजिटिव रोल प्ले करने वालों में ना दो चीजें आ रही थी। मैंने आपको बताया था एएमपी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी, ठीक है, और दूसरी चीज जो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी वो आपकी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट थी। ठीक है, 2,6 बिसफॉस्फेट थी। ये इन दोनों का ग्लाइकोलिसिस के अंदर पॉजिटिव रोल था। और वहां पे मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाओगे तो इन दोनों का रोल रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस को उल्टा कर रहे हैं ना, रिवर्स में लेके जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये दोनों चीजें प्रमोट कर रही हैं तो वहां पे जाके इनहिबिट करेंगी दोनों चीजें। ठीक है, अब इनकी रेगुलेशन हमने देखनी है कि क्या होना है इसमें। अच्छा, वहां पे हमने जो रेगुलेशन एक पढ़ी थी, ठीक है, वो मैं आपको जरा रिवाइंड करवाती चलूं। उसमें हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं उनमें हमने जिक्र किया था वेल फेड स्टेट का। वेल फेड स्टेट जो होती है ना, वेल फेड स्टेट में हमारे पास इंसुलिन हाई होता है, इंसुलिन हाई होता है। हमने इंसुलिन को अटैच करवाया था उसके रिसेप्टर्स के साथ, और हमने कहा था जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हुई है तो इसने CAMP को कम कर दिया है, क्योंकि इसने वो आपके जी प्रोटीन इनहिबिटरी वाला रोल प्ले करना है। CMP कम करके इसने क्या करना था, प्रोटीन काइनेज जो था ना एंजाइम, उसकी भी प्रोडक्शन कम कर दी थी। एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए जो होता है ना, उसकी भी प्रोडक्शन कम कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि फॉस्फोराइलेशन उस एंजाइम की नहीं हो रही थी। ठीक है, और जब एंजाइम फॉस्फोराइलेट होता है तब वो इनएक्टिव होता है या उसकी एक्टिविटी में चेंज आता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे उसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही थी उस एंजाइम की, तो उसकी काइनेज डोमेन एक्टिव रहती थी फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की, और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनता रहता था और ग्लाइकोलिसिस को सपोर्ट करता रहता था उस कंडीशन में जब इंसुलिन हाई थी। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल बदल चुकी है। ठीक है, हमारे पास एंजाइम वही वाला है जिसके हमने दो मुंह बनाए थे। एक हमने कहा था उसकी काइनेज डोमेन है, एक उसकी बताया था कि फॉस्फेटेज डोमेन है। काइनेज डोमेन तब एक्टिव होगी जब वो फॉस्फोराइलेट नहीं होगी। ठीक है, इंसुलिन की वजह से फॉस्फोराइलेशन खत्म हो रही थी उसकी, इसीलिए उसकी काइनेज डोमेन थी वो एक्टिव हो रही थी और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस 2,6 बिसफॉस्फेट बन रहा था। ठीक है, अच्छा, ये हमने जो एंजाइम बनाया ना फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के लिए एंजाइम बनाया, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 है ये, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 एंजाइम है ये। ठीक है, अच्छा, काइनेज डोमेन इसकी कब एक्टिव हुई थी, जब इंसुलिन हाई हुआ था। इंसुलिन हाई हुआ था, उसने फॉस्फोराइलेशन नहीं होने दी थी और इसकी काइनेज डोमेन एक्टिव थी। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जब इसकी काइनेज डोमेन एक्टिव होगी तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, और जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ग्लाइकोलिसिस को सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे हमने स्टोरी बदल दी है। स्टोरी बदलने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे इंसुलिन की बजाय फास्टिंग की कंडीशन आ गई है, फाक के कहत पड़ गया है। ठीक है, ग्लूकागॉन अब ज्यादा हो गया, इंसुलिन जो थी ना वो बेचारी कम हो गई है। अब ये ग्लूकागॉन आएगा, ग्लूकागॉन अपने रिसेप्टर पे लगेगा। जब ग्लूकागॉन अपने रिसेप्टर पे लगेगा ना, उसने उल्टा काम करना है इंसुलिन से, उसने CAMP का लेवल बढ़ा देना है। ठीक है, CAMP जब बढ़ेगा ना तो उसने आपकी प्रोटीन काइनेज ए जो है उसको ज्यादा कर देना है, और जब प्रोटीन काइनेज ए ज्यादा होगी तो उसने क्या करना है, इसकी काइनेज डोमेन की फॉस्फोराइलेशन करा देनी है। जब इसकी काइनेज डोमेन फॉस्फोराइलेट हो जाएगी तो काइनेज डोमेन काम करना बंद कर देगी। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि इसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिव हो गई। ठीक है, जब इसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिव हुई ना, तो आपको पता है ये एंजाइम कौन सा था, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 था। इसने क्या करना है, फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, उसने फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देना होता है। इसने अगर पहले से सेल के अंदर फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट पहले से अगर कोई बनी पड़ी भी हुई है ना,
इस फॉस्फेटेज डोमेन ने इसको तोड़ के क्या बना देना है, उसने बना देना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसका लेवल कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में एज अ इनहिबिटर काम कर रही है। ठीक है, इनहिबिटर काम कर रही है तो हमें इसका लेवल कम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये ग्लाइकोजिन जो है ना, ग्लूकागॉन इसके एक्शन को रिवर्स कर देती है, या इसकी प्रोडक्शन अगर पहले से हुई हुई है ना, तो इसकी जो अगर पहले से बनी पड़ी उसको तोड़ तोड़ के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना शुरू कर देता है, ताकि वो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट भी काम आ सके, और ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एज अ इनहिबिटरी रोल प्ले ना कर सके। ठीक है, क्योंकि ये इनहिबिटर है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस का, इसको कम करने की जरूरत है। आपका ग्लूकागॉन जो है ये इसको कम कर रहा है यहाँ पे अपनी उसकी फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिव करके। ये आपकी रेगुलेशन थी फ्रक्टोज। देखो, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ने जो इनहिबिशन करनी थी ना, देखो नेगेटिव रोल प्ले करना था आपके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की कन्वर्जन इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्जन में। ठीक है, जो नेगेटिव रोल प्ले करना था, ये उसकी बात कर रहे हैं कि ग्लूकागॉन अगर ज्यादा होगा ना तो वो इसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। इसीलिए फास्टिंग जो होती है ना, फास्टिंग में आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होती है ना, वो हाईली प्रेफर्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट अगर कम होती है तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस भी इफेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि वो ये उसको उसके ऊपर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था, तो इसका पॉजिटिव रोल उसके ऊपर खत्म हो जाएगा, और ये अब अगर ये खुद खत्म हो रही है तो इसका नेगेटिव रोल जो ग्लूकोनियोजेनेसिस पे हो रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक रेगुलेशन हो जाती है जिसमें हमने जिक्र किया है कि हमने फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को कैसे इसकी इस स्टेप के ऊपर रिएक्शन देख लिया कि कैसे इफेक्ट करता है और हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो फड्डा क्रिएट करती है वो एएमपी क्रिएट करती है। ठीक है, एएमपी का मैंने आपको बताया था कि एएमपी ना वहां पे आपके पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी। ग्लाइकोलिसिस में तो ये बड़ी अच्छी बन रही थी। ठीक है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली एनर्जी दे रहा था, एटीपी दे रहा था, लेकिन एटीपी कैसे दे रहा था? ग्लूकोज को तोड़ के। ठीक है, तो इसने ये थी एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, अब अगर बॉडी के अंदर फास्टिंग की कंडीशन है तो क्या हुआ है कि बॉडी के अंदर हो गई है ग्लूकोज की कमी। ठीक है, ग्लूकोज कम हो गई है। ठीक है, तो अब हम बढ़ाना चाह रहे हैं ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड। हम चाहते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी फास्टिंग 2 या 3 दिन तक चली गई है, इतनी ज्यादा फास्टिंग हो गई है कि ग्लाइकोजन स्टोर्स भी हमारे खत्म हो गए। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि एएमपी जो है ना बेचारा, उसको अभी भी अपनी एटीपी की ही पड़ी है। वो नहीं चाहता कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, क्योंकि इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में ना एटीपी बन नहीं रही। ठीक है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज को बचाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ताकि ग्लूकोज बचा ली जाए और ब्लड में उसका लेवल मेंटेन हो जाए, और वो ऑर्गन जो आपके जिनको ज्यादा जरूरत है ग्लूकोज की, जैसे आपके आरबीसीज, ब्रेन सेल्स हैं, ग्लाइकोलिसिस वहां पे ओनली सोर्स जहाँ पे होता है आरबीसीज वगैरह के अंदर, तो वहां पे एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू रहे। ठीक हो गया। अब ये जो एएमपी है ना, वहां पे पॉजिटिव रोल प्ले करी थी, यहाँ पे ये नेगेटिव रोल प्ले करेगी, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को नहीं होने देती। ठीक है, इसमें इसका रोल नेगेटिव होता है। और एक मिनट देखो, उन्होंने कहा अगर लो लेवल है एएमपी के और हाई लेवल है एटीपी का, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेंगी। ठीक है, अगर एएमपी कम है, एटीपी ज्यादा है, क्योंकि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। आपने देखा नहीं है कि जब हमने बायोटिन को अटैच किया था तो तब भी हमने एटीपी यूज की। ठीक है, जब हमने पेप बनाने की कोशिश की ऑक्सैलोएसीटेट से, तब भी हमने जीटीपी को तोड़ा। ठीक है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ ना ये, तो इसलिए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में अगर एटीपी हमारी बॉडी में ज्यादा है तो वो भी इसे प्रमोट करेगी, और अगर एएमपी कम है तो वो इसे प्रमोट करेगी, एएमपी ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करेगी।
ठीक है, ये 2 तरह के हमने रेगुलेशंस देख ली आपके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले स्टेप की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा, वो है हमारा इरिवर्सिबल स्टेप, जिसके अंदर हमने ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सबसे पहला स्टेप जो था ग्लाइकोलिसिस में, हमने जो एंजाइम यूज किया था ना, वो हमने यूज किया था हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेप है इरिवर्सिबल, तो हम इस एंजाइम को तो यूज कर ही नहीं सकते। अब हमने कहानी चलानी है उल्टी और एंजाइम देना है हमने बदल। अब हमने करना क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना जो, उसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ना, ये कहता है कि भाई मेरा नहीं दिल कर रहा, मैं नहीं चाहता कि मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हूँ। तो क्या करता है, एक एंजाइम सबसे पहले आना है। एंजाइम आता है, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज। ठीक है, ट्रांसलोकेज का मतलब क्या है, इसने इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हाथ पकड़ना है, इसको कहना है भाई मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब इसने लेके कहाँ जाना है, इसको लेके जाना है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, इसको पकड़ के ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिया गया ट्रांसलोकेज। ठीक है, और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाएगा ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक एंजाइम होगा यहाँ पे, इसकी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ। देखना, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है ना, ये देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, क्योंकि हमने ये 6 फॉस्फेट रिमूव करना है ना, इसमें से ग्लूकोज बनानी है, तो फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ना, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है। अब यहाँ तक ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था खुद, ये तो बना था हमारे पास साइटोसोल में, तो ये इस तक पहुंचा कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लाने के लिए हमें एक और एंजाइम चाहिए। तो मैंने आपको वो पहले बताया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज एंजाइम था, जो इसका हाथ पकड़ के इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लेके आया है बहाने से धोखा करके। यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेटेज पड़ा हुआ है। ठीक है, फॉस्फेटेज ने क्या करना है, आते ही इसको पकड़ना है और इसमें से फॉस्फेट को निकाल के बाहर फेंक देना है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले एंजाइम ने इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, निकाल देना है, वाटर इसमें ऐड हो जाना है। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक हमने अपनी ग्लूकोज बना ली। ठीक है, ये हमारी ग्लूकोज की कहानी होगी। अब आगे हमारी ये जो फ्री ग्लूकोज जो पड़ी हुई है ना, ये हमने बना तो लिया है, लेकिन जो है ना, ये हमारे पास ये जो पूरी डिग्रेडेशन का आखिरी स्टेप है, ये आपने इस चीज के लिए याद रखना है कि ये आखिरी स्टेप जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जिसने एक्ट करना है ना, वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़ा हुआ है। ठीक है, इन द लिवर सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़ा हुआ है। उसके अलावा मैं आगे आपको जब ग्लाइकोजन का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, इससे नेक्स्ट चैप्टर ग्लाइकोजन का, उसमें हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस में क्या होता है कि अगर जो है ना ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में, ग्लाइकोजन को जब हम तोड़ रहे होते हैं ना, तो उसमें जो एंजाइम यूज होते हैं, अगर उन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए या उनमें म्यूटेशन आ जाए, तो हमारे पास उसके मेटाबॉलिज्म के ग्लाइकोजन के ना टूटने की वजह से ना डिजीजेस हो जाती हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। वो 5-6 तरह की हैं। ठीक है, वो हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इन 2 एंजाइम से रिलेटेड डिजीजेस बता दूं कि जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। एक हमारा ट्रांसलोकेज जो G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेज था, और एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज था। अब अगर हमारे पास इस ट्रांसलोकेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो बन जाएगा, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाने वाला ही कोई नहीं होगा, तो वो कैसे आगे ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इस टाइप की डेफिशिएंसी को कहते हैं, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1A। ठीक है, ये आपकी डिजीज टाइप 1A है, और ये वाली जो डिजीज है, इन दोनों एंजाइम ने ना आपके उसमें भी यूज होना है ना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी यूज होना है, इसलिए इन एंजाइम को ये नाम दिए हुए हैं।
अगर आपके पास डेफिशिएंसी हो जाती है आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की, जो कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो डिजीज होती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1B। ठीक हो क्या? ये हमारे पास दो डिजीज हो गई। और अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है या इनकी डिजीज वगैरह की वजह से इसकी डेफिशिएंसी है, इसमें म्यूटेशन है या कम है, तो उसकी वजह से हमारे पास सिम्टम क्या आएंगी इनकी डेफिशिएंसीज की वजह से? वो हमारे पास होगी सबसे पहले फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, फास्टिंग क्योंकि बॉडी के अंदर बॉडी फास्टिंग की कंडीशन में है, हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि ग्लूकोज बन ही नहीं रही, एंड आखिरी प्रोसेस ही नहीं होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेशक बनी पड़ी रहे, जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी तो उसको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो इसलिए फ्री ग्लूकोज अगर हमें चाहिए तो वो टोटली डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, ग्लूकोनेजेनेसिस पे। और अगर ये दोनों एंजाइम खराब होंगे या इनमें से कोई भी डेफिशिएंट होगा तो हमारे पास फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ये ग्लूकोज साइटोसोल में बन जाती है तो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होते हैं जो इस ग्लूकोज को ट्रांसफर कर देते हैं इनटू साइटोसोल, साइटोसोल से ब्लड के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर हमने नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे समरी दी हुई है। समरी में इतना खास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो आपने पूरा स्टेप पढ़ा है ना उसको जस्ट कंपेयर किया हुआ है उसके साथ आपके क्या कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस के साथ। वही मैंने आपको बताया ना कि जो सारे इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर 7 स्टेप तो हमने वही वाले पढ़े हैं, वही वाले एंजाइम यूज हुए हैं जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में यूज किए थे। ठीक है, क्योंकि वो रिवर्सिबल थे। ठीक है, अब बाकी जो 3 स्टेप्स थे, ठीक है, 3 स्टेप्स जो थे, सबसे पहला, ठीक है, वो वाला स्टेप उसमें हमने एंजाइम बदला है, वहां पे हमारे पास हेक्सोकाइनेज था, यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। उसके बाद वहां पे हमने एंजाइम यूज किया था हमारा वो वाला दूसरे स्टेप में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? थर्ड स्टेप में हमने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज एंजाइम यूज किया है। उसके अलावा वहां पे हमने क्या किया था? पायरुवेट काइनेज यूज किया था एंजाइम। यहाँ पे हमने उसकी जगह 2 एंजाइम यूज किए हैं, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट पेप कार्बोक्सीकाइनेज। ठीक है, हमने एंजाइम जस्ट बदले हैं और हमने इसको दोनों का ना जस्ट कंपेयर किया हुआ, समरी इसकी बताई हुई है, जस्ट इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट हमने रेगुलेशन करनी है। रेगुलेशन पे आ जाओ। रेगुलेशन के अंदर ना, रेगुलेशन में ये होता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी सिंथेसिस को बढ़ा रहे हैं